हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 के पेपर का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो सेमेस्टर 5th में पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 10 में से 7 क्वेश्चन करने होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क वाज एडॉप्टेड इन। तो हमारा स्टार ग्रिड पैटर्न जो था वो नागपुर रोड प्लान में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद लखनऊ रोड प्लान में जो है स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न को अडॉप्ट किया गया था। बॉम्बे रोड प्लान में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया था और दिल्ली रोड प्लान में भी कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिजायरेबल कैम्बर फॉर स्टेट रोड्स विथ वाटर बाउंड मैकडम और ग्रेवल सरफेस इज। तो इसका आंसर है 1/33 to 1/25। ये जो है हमारा कैम्बर के लिए मतलब कैम्बर प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेट रोड्स में, ठीक है, जो कि वाटर बाउंड मैकडम का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट रोड्स, इसमें जो है 1/50 to 1/40 का कैम्बर प्रोवाइड होता है। उसके अलावा आपको थिन बिटुमिनस रोड में 1/40 to 1/50 का कैम्बर प्रोवाइड होता है। उसके अलावा आपको बिटुमिनस रोड में वाटर बाउंड मैकडम में, वाटर बाउंड मैकडम जो रोड्स होते हैं उसमें कैम्बर जो है 1/33 to 1/40 का प्रोवाइड किया जाता है। और जो अर्थ रोड्स होते हैं, जो रोड्स कंस्ट्रक्टेड नहीं होते, जो अर्थ का रोड होता है सॉइल से सिर्फ, तो उसका 1/25 to 1/33 का कैम्बर प्रोवाइड होता है। और बढ़ा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसी रिकमेंड्स द यूज ऑफ कर्व एज ट्रांजिशन कर्व। तो आईआरसी के रिकमेंडेशन से ट्रांजिशन कर्व का जो है शेप कौन सा होना चाहिए। तो आईआरसी ने जो है ना स्पाइरल का जो है शेप कर्व प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ये इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि ये इजी टू कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इसलिए आईआरसी ने इसको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेविंग लेंथ ऑफ रोडवे इज द डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है बिटवीन द चैनलाइजिंग आइलैंड्स। अब चैनलाइजिंग आइलैंड्स, ठीक, तो चैनलाइजिंग आइलैंड्स क्या होते हैं, तो जैसे हमने देखा है, जिसको हिंदी में हम लोग गोलंबर भी कहते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई गोलंबर है, तो इसमें जो होता है ना चैनलाइजिंग आइलैंड्स प्रोवाइड किए होते हैं डिवाइडर के टाइप के, ठीक है, कि आप इधर जाओ या इधर जाओ। वैसे ही मान लो यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो ये जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को वेविंग लेंथ बोलते हैं। तो ये जो हो गया इसका आंसर बिटवीन द चैनलाइजिंग आइलैंड्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल पार्किंग डिमांड इज डिटरमाइंड बाय विच ट्रैफिक स्टडी। तो पार्किंग डिमांड जो है ये डिटरमाइन किया जाता है पार्किंग स्टडीज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटरी साइंस आर जनरली सर्कुलर इन शेप। तो सर्कुलर इन शेप पूछ रहा है आइडेंटिफाई रेगुलेटरी साइन विच इज नॉट सर्कुलर इन शेप। तो रेगुलेटरी साइन जो जाता है जनरली सर्कुलर ही शेप में होते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो कि सर्कुलर शेप में नहीं होता है और वो होता है स्टॉप साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड एंड डिले स्टडी ऑन डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे आर कंडक्टेड बाई। तो स्पीड एंड डिले स्टडी जो होता है वो कौन से सेक्शन पे मतलब कौन से सेक्शन पे हमारा होता है। तो रेस्ट्रिक्शन इन साइन पे नहीं होता है, स्पीड लिमिट पे नहीं होता है। नेक्स्ट जो है मूविंग कार मेथड है, तो इसके थ्रू जो है हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर बिटुमिन इज कंडक्टेड एट टेम्परेचर ऑफ। तो बिटुमिन टेस्ट के लिए, ठीक है, हमको बिटुमिन पे मतलब पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए कितना हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको जो है पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम पेनिट्रेशन या फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल बार्स आर यूज्ड इन रिजिड पेमेंट फॉर। तो पूछ रहा है कि डबल्स बार को जो है रिजिड पेमेंट में हम क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ट्रांसफरिंग लोड्स फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। मतलब एक पोर्शन से लोड लेकर दूसरे पोर्शन को देने के लिए हम डबल्स बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80/100 का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब इसका पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है। तो बिटुमिन का तो हम टेस्ट कर रहे हैं, इसका ग्रेड जो है 80/100 है, तो इसका पेनिट्रेशन जो हो जाएगा वैल्यू वो 8 to 10 mm हो जाएगा। इसमें याद रखना कि mm में होता है, ठीक है, mm छोटा होता है, सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा वैल्यू रहता है इन कंपेरिजन टू mm, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट पेनिट्रेट्स वैल्यू इज 8 to 10 mm, 8 to 10 mm, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। तो हमको फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट में डिफरेंस शो करना है। तो हमने एक साइड फ्लेक्सिबल पेमेंट ले लिया है एंड अदर साइड रिजिड पेमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि लेयर्स।
फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो होता है सबसे नीचे तो सबग्रेड होगा ही होगा, फिर सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स होगा। वही रिजिड पेमेंट में देखें तो सबग्रेड तो नीचे रहता ही है सॉइल, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद सरफेस कोर्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो होता है स्ट्रेंथ जो होता है लो होता है, ठीक है, जबकि फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ जो होता है लो होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। अब फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इक्वल टू एबिलिटी टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन, मतलब वो डिफॉर्मेशन को कितना सह सकता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसमें जो होती है डिफॉर्मेशन की सहने की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। वही रिजिड पेमेंट में जो होती है फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इज हाई। द नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर इज ग्रेन टू ग्रेन, मतलब लोड जो इस पे लगेगा वो ग्रेन टू ग्रेन, लेयर टू लेयर ट्रांसफर होगा, ठीक है। वही अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें तो लोड ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय स्लैब एक्शन। अब स्लैब एक्शन क्या होता है, तो एज्यूम दैट कि ये आपका जैसे स्लैब है, ठीक है। जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है वो होता है कंक्रीट पेमेंट एक तरह से, ठीक है। तो ये जो होता है स्लैब से बने होते हैं, स्लैब होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। ये सब स्लैब जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं आपस में और ये स्लैब से। तो हमारे इसमें जो होगा लोड जब लगेगा तो स्लैब एक्शन से लगेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लो, किस में फ्लेक्सिबल पेमेंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लो बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो होता है, एक बार में पूरा ढाल दिया, मतलब बना दिया, ढालना नहीं होता है इसमें, ये आपका पिच वाला होता है, सोलिन वाला रोड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो बट मेंटेनेंस कॉस्ट हाई। वही अगर रिजिड पेमेंट की बात करें तो ये होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई, क्योंकि कंक्रीट के स्लैब्स बनाने होते हैं, बट मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है। क्यों होता है लो, क्योंकि अगर आपका कोई पार्टिकुलर स्लैब टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो आप उसको निकाल के वहाँ पे दूसरा स्लैब प्लेस कर सकते हो, तो पार्टिकुलरली जो आपका स्लैब जो है चेंज हो जाता है, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट वन है जॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। फ्लेक्सिबल पेमेंट में होते हैं जॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे स्लैब में जो है जॉइंट लग रहे थे, स्लैब किस में था, रिजिड पेमेंट में था। तो रिजिड पेमेंट में हम लोग को जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वही फ्लेक्सिबल पेमेंट में जॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड इन रिजिड पेमेंट। द नेक्स्ट वन इज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट टेम्परेचर वेरिएशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेस वेरिएशन। जैसा कि हमने देखा ना यहाँ पे हमने जॉइंट्स यूज़ किया और ना ही जो इसमें मटेरियल्स यूज़ किए उस पर ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस का इफेक्ट पड़ेगा, तो स्ट्रेस वेरिएशन भी इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जबकि वही रिजिड पेमेंट की बात करें तो ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी एंड ड्यू टू जॉइंट्स हमारा जो है स्ट्रेस वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज है फ्लेक्सिबल पेमेंट में लाइफ स्पेन जो होती है काफ़ी कम होती है, 15 साल की होती है। वही रिजिड पेमेंट की बात करें तो 30 साल की होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रिपेयर वर्क इजी होता है, ऊपर से आपने बस एक स्लैब कह रहा हूँ, ऊपर से बस आपको एक कोटिंग कर देनी होती है, तो इससे आपका रिपेयर हो जाता है। वही अगर रिजिड पेमेंट की बात करें तो इसमें जो होता है रिपेयर इजी नहीं होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्लैब को निकालना और उसको प्लेस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रोड कैन बी यूज फॉर ट्रैफिक विद इन 24 आवर्स ऑफ क्यूरिंग, मतलब रोड बना उसके 24 घंटे के अंदर ही वो रोड यूज में आ जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। वही रिजिड पेमेंट की बात करें तो रोड बनने के 14 दिन बाद तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 14 दिन तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल के लोग देखते होंगे आप लोग चल देते हैं तो जूते के चप्पल के निशान पड़े रहते हैं, जानवरों के दौड़ने के निशान पड़े रहते हैं, रोड पे गड्ढे हुए पड़े रहते हैं, तो वो लोग समझते नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है कि रिजिड पेमेंट की जो है क्यूरिंग टाइम 14 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आईआरसी ने रिकमेंडेशन दिया है, तो वो आईआरसी 37/2012 में मेंशन है, और रिजिड पेमेंट के लिए कोड जो है आईआरसी 58/2012 है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो है डैमेज्ड बाय ऑयल्स एंड सर्टेन केमिकल्स, तो इट कैन बी डैमेज्ड बाय ऑयल्स एंड सर्टेन केमिकल्स। बट वही अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें तो इसमें ऑयल्स या ग्रीसेस के गिरने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट 2A एंड वी आर गोइंग टू 2B। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बी में बोल रहा है यूजिंग द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द व्हील लोड स्ट्रेसेस। तो हमको स्ट्रेस निकालना है कहाँ पे, तो इंटीरियर पे, एज पे एंड कॉर्नर रीजन्स पे ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो कंक्रीट पेमेंट है यूजिंग वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशंस, वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। आल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबल लोकेशन, तो हमको लोकेशन निकालना है वेयर द क्रैक इज लाइकली टू डेवलप ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग। तो कॉर्नर लोडिंग की वजह से जो हमारा कहाँ क्रैक डेवलप हो रहा है वो निकालना है। हमको लोड गिवन है P, उसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई समझिए। पेमेंट थिकनेस H दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो म्यू दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया दिया हुआ है।
तो हमको वेस्टरगार्ड इक्वेशंस का यूज करने के लिए दो टर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दो टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जिसको एल से डिनोट करेंगे, और दूसरा हो जाएगा रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जिसको बी से डिनोट करेंगे। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको बस इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आराम से बनेगा आपका, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन के फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। इसको एल से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है EH³ अपॉन 12K इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। सिंपल फार्मूला है, L इक्वल टू EH³ अपॉन 12K इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। E इक्वल टू दिया हुआ है 3.1 = 10 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू H का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, तो 18 का क्यूब अपॉन में 12 इंटू K, तो K का वैल्यू है हमारा 6, ठीक है, इंटू 1 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.15, ठीक है, इसका 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/4। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.1 is to 10 to the power 5 is to 18 का क्यूब अपॉन 12 is to 6 is to 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, एंड होल टू द पावर 1/4। This is something about 71.19 सेंटीमीटर। तुम्हारे यहाँ से L निकल गया, रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू निकल गया। हमने अभी तक रिलेटिव स्टिफनेस के वैल्यू निकाल ली है। हाँ, इसके बाद हमें निकालना है रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला याद रखो। इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस लिमिटेड फार्मूलेज है, उसको आप याद रखो। इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो B इक्वल टू होता है, इसके दो फार्मूले हैं। पहला की रूट अंडर 1.6A² प्लस H² माइनस 0.675H। ये कब लगता है, जब A/H जो होता है 1.724 से बराबर या छोटा हो। एंड नेक्स्ट इक्वल टू होता है B इक्वल टू A। ये कब लगता है, व्हेन A/H, ये A है, ग्रेटर देन 1.724। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, A/H। सो A/H निकालते हैं। तो हमको A का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 15। ये देखो रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। और H का वैल्यू दिया हुआ है पेमेंट थिकनेस 18, ठीक। हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। 15/18 0.833, जो कि कम है 1.724 से। तो जब कम है तो वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी B इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1.6A² प्लस H² माइनस 0.675H। वैल्यू पुट कर लेंगे, 1.6 गुना A इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर प्लस H 18 है, तो 18 का स्क्वायर माइनस 0.675 = 18, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.6 = 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 0.675 = 18। ये आ गया 14.0034। इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू
14 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमारा बी भी निकल गया और एल भी निकल गया, हमको यही चाहिए था। चलिए अब हमारा जितना टर्म निकालना था निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्ट्रेस निकालने के लिए कहाँ पे, सॉरी इधर है, स्ट्रेस निकालने के लिए इंटीरियर पे। ठीक है, वी लोड स्ट्रेस एट इंटीरियर, तो हमने पहला पार्ट निकालना है। ठीक है, तो लिखना है स्ट्रेस एट इंटीरियर। ठीक है, इसको सिग्मा 1 से डिनोट कर देते हैं। इसका हो जाएगा 0.316 फार्मूला है। ठीक है, आपको बस फार्मूला याद रखना है, ये कहाँ के लिए, इंटीरियर के लिए फार्मूला है। ठीक है, आप बस फार्मूला याद रखो, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं है इस टॉपिक में। log 10 L/B + 1.069 ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है 316P। देखो लोड कितना दिया हुआ है, 5100। ठीक है, 5100। ठीक है, अपन में एच का वैल्यू 18 था, देखो 18 है। इसके बाद अपने को 4 log 10 L/B, हमने दोनों अभी निकाला, देखो L निकाला है और B निकाला है। L हमारा 71.19 है और B 14 है, तो 71.19 अपॉन 14 प्लस 1.069। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, 0.316, देखते रहो, इस टू, सॉरी डबल सिंबल हो गया, अपॉन में 18 का स्क्वायर, ब्रैकेट लिए 4 इंटू log 10 डिलीट 4 इज टू log 10 एंड इसके ब्रैकेट में हमको पुट करना है 71.19 डिवाइड बाई 14 एंड 4 log में ही प्लस कर लेना है 1.069, ये आ गया 19.369 यानी 19.37 ले सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, 19.37 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का याद रखना है आपको, यूनिट भूलना नहीं है, यूनिट आपको नंबर देने में डिसाइड करवाता है। ठीक है, टीचर्स जो है आपका यूनिट कंफर्म देखेंगे कि आपने दिया है कि नहीं दिया है। नेक्स्ट हमको निकालना है स्ट्रेस एट एज रीजन। ठीक है, तो हमने एज रीजन पे निकाल लेना है। इसको हम लोग सिग्मा 2 से डिनोट कर देते हैं या फिर सिग्मा ई से डिनोट कर देते हैं। इसको आई कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि इंटीरियर के लिए आई है, एज के लिए ई है। तो सिग्मा ई इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 0.572P/H² is to 4 log base 10 is to L/B plus 0.359। टर्म फार्मूला बेस्ड है, आपको बस ये फार्मूला पता होगा, सारे वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो हमने निकाल लिए हैं, वो ऐसे ही सेम फार्मूले से आपको भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट किया, P का वैल्यू 5100, H का वैल्यू 18 है, 4 log 10 L/B वही है, हमने बस चेंज किया है यहाँ पे, तो आपको बस यहाँ पे चेंज कर देना है 0.359। कुछ मिस किया क्या हम लोगों ने, 0.316, अच्छा यहाँ पे ये भी चेंज है ना, 0.572 अभी आ गया। देखो 28.669 है, तो इसको 28.67 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 28.67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेस एट इंटीरियर रीजन। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वी लोड स्ट्रेस एट कॉर्नर रीजन। ठीक है, तो हमने अब कॉर्नर रीजन पे निकाल लेने हैं स्ट्रेस एट कॉर्नर रीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्मा सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, कॉर्नर मतलब सी,
सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 3p/h² इज टू 1 माइनस a इज टू √2/L टू द पावर 0.6। बस आप फार्मूला रटो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5100/18² सारे वैल्यू मैंने यहीं से देख रखे हैं क्योंकि सेम ही है। 1 माइनस ए, अभी अपने को ए चाहिए। ए देखो क्वेश्चन में 15 गिवन है, ठीक है। तो ए का वैल्यू पुट करते हैं 15 इंटू √2/L का वैल्यू हमने निकाला था 71.19, इसके पावर में 0.6 कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो 3/18² ब्रैकेट लिए 1 माइनस, फिर से ब्रैकेट लिए 15/71.19, ऊपर में मल्टीप्लाई बाई √2। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सहना पड़ता है। अब इसके पावर में 0.6, ये आ गया 24.38, ठीक है। 4 है तो 38 ही लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24.38 kg/cm²। इसको सिग्मा सी बोल देंगे और ये हो गया हमारा स्ट्रेस एट कॉर्नर रीजन। क्वेश्चन में और कुछ बोला था, कॉर्नर रीजन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट यूजिंग वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशंस आल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबल लोकेशन। तो हम लोग को लोकेशन निकालना है क्या, जहाँ पे क्रैक डेवलप होगा, ठीक है, कोई कॉर्नर लोडिंग से कितना लोकेशन पे, ठीक है। तो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, चलो लिख लेते हैं लॉन्ग्वेज पहले। पोजीशन ऑफ क्रैक ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग, ठीक है। तो इसको जो है x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2.58 रूट अंडर a इंटू एल। अब देखो 2.58 तो नॉर्मल है, कांस्टेंट वैल्यू है a हमारा क्वेश्चन में 15 गिवन है और l हमने निकाला है 71.19, ठीक है, 71.19। तो 15 इज टू 71.19 देखते हैं निकाल के क्या आता है। 2.58 इंटू रूट अंडर 15 इंटू 71.19, ठीक है। तो ये आ गया 84.3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84.3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में हम लोग को यहीं तक पूछा था, हमने इंटीरियर रीजन पे, एज रीजन पे, कॉर्नर रीजन पे प्लस कॉर्नर लोडिंग से कहाँ पे हमारा किस लोकेशन पे क्रैक डेवलप हो रहा है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए की तरफ। So in question number 3A it is mentioned that on a two-way traffic route, तो टू-वे ट्रैफिक रोड है, हम लोग डाटा लिखते जाते हैं, गिवन है टू-वे ट्रैफिक, ठीक है। On a two-way traffic route the speed of overtaking vehicle are 65 km/h and 40 km/h, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि वही व्हीकल ओवरटेक कर सकता है जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, और जिसकी स्पीड कम होगी वो ओवरटेकन होगा, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लेना है कि VA इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और VB इक्वल टू ओवरटेकिंग व्हीकल ये हो जाएगा, और ये ओवरटेकन व्हीकल है जिसके ओवरटेक किया गया है, ठीक है। तो ओवरटेक करने वाले का व्हीकल का वेलोसिटी कम होगा, और जो ओवरटेक कर लिए हैं, जो ओवरटेक करेंगे उसकी वेलोसिटी हाई होगी इन कंपेरिजन टू ओवरटेकन व्हीकल, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ द एवरेज एक्सीलरेशन इज 0.92 मीटर/सेकंड², मतलब हमको एक्सीलरेशन का वैल्यू दे रखा है 0.92 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में डिटरमाइन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो OST निकालने बोल रहा है, ठीक। साइड डिस्टेंस इंडिकेटिंग द डिटेल ऑफ ओवरटेकन ऑपरेशन, ऑल्सो शो द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है। तो आपको फिगर ये स्केच जो बना रखा है हमने वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, क्लियर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शो द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एंड डिटेल ऑफ ओवरटेकिंग जोन बाय नेट स्केच, ठीक है। तो ये आपको जो है स्केच से शो करना है। ओवरटेकिंग जोन क्या होगा, तो यहाँ से ये गाड़ी जो है यहाँ तक जो है ओवरटेकिंग जोन में होगा। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो आप कि ये जो है ये इस लेन में आया और ये वापस
अपने सॉरी ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये ओवरटेकिंग जोन होता है जहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है पीछे से आके अपने सामने वाली गाड़ी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है और उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करके इस ड्यूरेशन में जो है ओवरटेक करती है। तो ये हो जाता है आपका ओवरटेकिंग जोन, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में D1 D2 गिवन है, जो कि शायद मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। सॉरी नहीं गिवन है, चलो टाइम वगैरह भी कुछ गिवन नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। D1 क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है कि कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इनिशियली, ठीक है, ओवरटेक करने से पहले, ठीक है। तो D1 निकालने का फॉर्मूला होता है VB इंटू टी, ठीक। तो ये फार्मूला कब होता है, जब आपका गिवन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। तो हमने क्या करना है, वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेनी है। देखो 0.278 VB इंटू टी, ये फार्मूला होता है। सिंपली आप ये याद कर सकते हो। तो 0.278 इंटू VB का वैल्यू देखो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टी हमारा जो है, अगर हम टी की बात करें तो OST के केस में जो होता है ये 2 सेकंड लेते हैं, ठीक है। वही अगर हम SST का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 2.5 सेकंड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। सॉरी, सो लेट्स कैलकुलेट D1, ठीक है। तो 0.278 इंटू 40 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 22.24 मीटर। क्योंकि हमने ये यूनिट चेंज कर रखा है, किलोमीटर से मीटर में चेंज किया, दैट्स वाई ईयर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा D1 निकल गया, मतलब ड्यूरेशन निकल गया, सॉरी डिस्टेंस निकल गया ट्रेवल इन D1, ठीक है। उसके बाद जो है D2 निकालना है, ठीक है। तो चूँकि D2 का फार्मूला होता है 2s प्लस VB इंटू कैपिटल टी। ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी में डिफरेंस है, ठीक है। ये कैपिटल टी जो है आपका अलग होता है, ठीक है, ये होता है ये, ठीक है, और ये परसेप्शन टाइम होता है। तो अभी हमको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अननोन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें 1 बाई 1 निकालते हैं। सबसे पहले S निकालते हैं क्या होता है। तो S का फॉर्मूला होता है 0.2 प्लस VB इंटू टी, ठीक। सॉरी, ये तो ऊपर का फॉर्मूला लिख लिया मैंने। 0.2 VB प्लस 6 होता है इसका फार्मूला, ठीक है। ये किसके केस में होता है, ये VB जो है kmph में, ठीक है। आपको यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। तो 0.2 VB का वैल्यू 40 है, वेलोसिटी ऑफ बी व्हीकल, प्लस 6, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0.2 इंटू 40 प्लस 6, तो ये 14 आ रहा है, 14 मीटर, ठीक। उसके अलावा क्या निकालना है हमको, टी निकालना है। इसमें टी भी चाहिए, ये तो VB तो पता है हम लोग को, टी चाहिए अब। तो टी निकालने का फार्मूला होता है √4s/a। ये √4s, तो हमने अभी s निकाल लिया है 14 अपॉन में a। तो क्वेश्चन में जो है a यहाँ पे गिवन है, देखो 0.92, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हो। तो 0.92, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो √4 इंटू 14 अपॉन 0.92। तो ये सॉरी कुछ गलत हुआ है, 4 इंटू 14 अपॉन 0.92, तो ये आ रहा है 7.8। देख लो 7.8 आ रहा है, ठीक है। ये टाइम सेकेंड हो गया। अब हम लोग यहाँ से इजीली D2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि D2 कैलकुलेट करने के लिए हमको S और T चाहिए था, वो दोनों निकल गया है। तो चलिए D2 कैलकुलेट करते हैं। इसलिए D2 इक्वल टू 2s प्लस VB इंटू टी। तो हमने S का वैल्यू निकाला था, 14 आया था, प्लस VB। तो VB हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर में अगर पुट कर रहे हैं तो चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो है मीटर पर सेकेंड में है, हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया था, सॉरी। ये जो है मीटर पर सेकेंड में है, इसको जो मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा अगर VB को हम किलोमीटर में पुट कर रहे हैं तो हमने चेंज किया।
और वी बी का वैल्यू हमने क्वेश्चन में 40 ले रखा था, ठीक है। और कैपिटल टी हमने अभी जस्ट निकाला है जो कि 7.8 है, ठीक है, 7.8। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 14 प्लस 0.278 × 40 × 7.8, तो ये आ जाता है 114.736, ठीक। ये आ गया हमारा मीटर में, D2 भी निकल गया है। अब हमको निकालना है D3। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है V या फिर VA, इसको कैपिटल VA ही बोल देते हो चलो, इनटू कैपिटल T, ठीक है। तो ये जो है हमारा मीटर पर सेकेंड में है, तो हमारा वैल्यू तो किलोमीटर में गिवन है, तो उसको चेंज करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई किए। अब किलोमीटर वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो VA कितना दिया हुआ है, देखो VA दिया हुआ है 65, ठीक है। तो हमने 65 पुट कर लेना है इनटू T, कैपिटल T हमने अभी निकाला था 7.8, तो 7.8 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो 0.278 × 65 × 7.8, 140.946 मीटर में आ गया। ये हो गया हमारा D3। मतलब हमारी व्हीकल जो है कितना ट्रेवल कर रही है, ओवरटेकिंग साइट मतलब ओवरटेकिंग डिस्टेंस कितना है, तो टोटल हमारा ओवरटेकिंग डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको OSD निकालना है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है सारे डिस्टेंस का सम, ठीक है। तो D1 + D2 + D3, हमने D1 कितना निकाला था 22.24, ठीक है। 22.24 प्लस D2 है 114.736 प्लस D3 है 140.946, सबको सम कर लेते हैं। 22.24 प्लस 114.736 प्लस 140.946, तो ये हमारा आ रहा है 277.922 मीटर। ये हमारा आ गया OSD, ठीक है। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो OSD निकाल लिए, इंडिकेटिंग द डिटेल ऑफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, सो द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो ओवरटेकिंग जोन हमारा इतना ही है, तो इसका मिनिमम लेंथ मतलब इसको लेंथ को शो करना है, ठीक है। D2 को शो करना है एंड डिटेल ऑफ ओवरटेकिंग जोन बाय नेट स्केच। तो आपको ये स्केच बना देना है और D2 को लास्ट में बता देना है। लिखना है कि ओवरटेकिंग जोन डिस्टेंस इक्वल टू D2 हमारा आया था 114.736 मीटर एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 3 का खत्म होता है। अब चलते हैं हम 3 की B की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 की B की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अ वैली कर्व ऑफ अ स्ट्रेट हाईवे इज फाउंड बाय अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है -1/20 का, ठीक है, मीटिंग एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/30, ठीक है। तो ये असेंडिंग ग्रेडियंट से मिलता है, असेंडिंग ग्रेडियंट है 1/30 का। डिजाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व हमको निकालना है टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशन एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमको वेलोसिटी दिया है, डिजाइन वेलोसिटी V = 18 km/h, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये हमारा n है, ठीक है। एज्यूम अलाउंस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन C = 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। सजेस्ट द बेस्ट सुटेबल शेप ऑफ वैली कर्व। तो सुटेबल शेप, ओके, ऑफ वैली कर्व। कंसीडर रिएक्शन टाइम T = 2.5 सेकेंड, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F = 0.35, ठीक है। हमको इतना डाटा गिवन है और हमको निकालना है, डिजाइन करना है बेसिकली लेंथ ऑफ वैली कर्व को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n। तो n हमने निकाल रहा था, मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है n का वैल्यू, ठीक है। तो 1/30
20 प्लस 1/30, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा -0.0833, ठीक है। तो ये हमारा n का वैल्यू हो गया। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। पहला हम लोग को बोल रहा है कि कंफर्ट कंडीशन पे देखते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो लिखते हैं कंफर्ट कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए LV का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वैली कर्व। LV मतलब लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2 × √NV/36 का होल क्यूब अपॉन C। तो यहाँ पे V क्या है, kmph में है, ठीक है। वेलोसिटी kmph में है क्योंकि हमने 3.6 से डिवाइड किया है, ओके। सो 2 × n का वैल्यू देखो हमने अभी निकाला 0.083, भी हम लोग को 80 दिया हुआ है, 80 kmph अपॉन 3.6 इसका होल क्यूब अपॉन में 0.6 हमको C का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने सारे डाटा पुट कर लिया, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। सो 2 × √0.083 इंटू 80/3.6 का होल क्यूब अपॉन 0.6, ये आता है हमारा 77.92, ठीक है। ये मीटर में आ गया हमारा। ये निकल गया लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन। अब हमारा दूसरा बोल रहा है कि भाई हेडलाइट कंडीशन पे भी हेडलाइट साइड डिस्टेंस के हिसाब से भी निकालो। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला इसमें होता है, पहले लिख लेता हूँ, चलो, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए केस दो फार्मूले होते हैं बेसिकली, मैं अभी लिख ही देता हूँ। पहला फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वैली कर्व व्हेन लेस देन SSD, और इसको HSD भी बोलते हैं, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। बेसिकली दोनों बराबर होते हैं जनरली, ठीक है, नॉट इन ऑल केसेस। तो इसका फार्मूला हो जाता है 2s LV इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 इंटू S अपॉन N, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा कंडीशन होता है व्हेन LV ग्रेटर देन SSD, ठीक है, और HSD। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन में 1.5 प्लस 0.035 इंटू S, ठीक। तो हम लोग को इसके लिए सबसे पहले HSD यानी SSD चाहिए, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले SSD कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 0.278 इंटू V इंटू T प्लस V स्क्वायर अपॉन 254F। ये SSD का फार्मूला आपको, आई होप कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसके बिना ट्रांसपोर्टेशन सोच नहीं सकते हैं। तो वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी गिवन है 80 kmph, ठीक है। तो 80 इंटू T, तो मैंने आपको सॉरी टाइम तो दिया हुआ है, अच्छी बात है, 2.5 प्लस V स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर अपॉन 254 इंटू F का वैल्यू 0.35 दिया हुआ है। सो वैल्यू हमने पुट किया, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.278 इंटू 80 इंटू 2.5 प्लस 80 का स्क्वायर अपॉन 254 इंटू 0.35। तो इसका वैल्यू आ रहा है 127.65 नहीं, चलो 59 ही ले लेते हैं मीटर। ये आ गया हमारा HSD का वैल्यू, ठीक है। ये आ गया HSD। अब HSD का कंडीशन देखना है कि देखो LV हमने एक कंडीशन में निकाल रखा है जो कि है 77 और HSD उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे यही कंडीशन लगाने का, आई होप कि इससे निकल जाएगा। सो चूँकि LV इज़ लेस देन HSD, सो LV इज ग्रेटर देन HSD, नो लेस देन। चलो निकाल के देखते हैं, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, अगर कम आ रहा है तो फिर हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है।
तो इसका फार्मूला है एल वी इक्वल टू 2s माइनस एल वी जो है एच एस टी से छोटा है, तो 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 s अपॉन n। ठीक है, तो 2 इंटू एस का वैल्यू है 127.59 माइनस 1.5 प्लस 0.035 इंटू 127.59 अपॉन में n का वैल्यू है n का वैल्यू हमने कहीं यूज किया अभी। n का वैल्यू हाँ ये रहा 0.083। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या एल भी आ रहा है। 2 इंटू 127.59 माइनस 1.5 प्लस 0.035 इंटू 127.59 डिवाइड बाई 0.083, ये आ रहा है 183 का अबाउट। ठीक है, तो लिख लेते हैं 183.30। ठीक है, उसके बाद जो है ये मीटर में आ गया, तो एच एस टी ए जो है ज़्यादा आ रहा है। इस कंडीशन में देखो फेल हो रहा है क्योंकि एल बी जो है हमारा ज़्यादा आ गया एच एस टी से। ठीक है, जबकि हमने लिया था कि एल बी कम रहेगा एच एस टी से, तो हमको नेक्स्ट कंडीशन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एल बी इज़ ग्रेटर देन एच एस टी और कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया केस 1 और ये है केस 2। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखो हमने यहाँ लिखा था एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 एस। ठीक है, तो लिख लेते हैं एल बी इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। एन का वैल्यू हमने 0.083 लिया था, इंटू एस का वैल्यू देखो 127.59 आया है, इसका स्क्वायर अपॉन में 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस का वैल्यू है 127.59। लेट्स कैलकुलेट 0.083 इंटू 127.59 का स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू 127.59, ये आ रहा है 226.49। दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन एच एच डी। सो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है, दैट्स वाई दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका एल वी का वैल्यू आ गया, सेटिस्फाइंग बोथ कंडीशन, आइदर इज कंफर्ट कंडीशन और इन हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंडीशन। सो दिस इज योर आंसर एंड वन मोर पार्ट इज रिमेनिंग, दैट्स व्हाट दैट इज आस्किंग कि विच शेप यू आर प्रेफर। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो है क्यूबिकल पैराबोला प्रेफर किया जाता है। ठीक है, क्यूबिकल पैराबोला ये क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है टू अवॉइड सडन जर्क और नहीं एंड फॉर कंफर्ट। ठीक है, तो हमने क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड किया इस कारण से। ठीक है, बट स्क्वायर पैराबोला जो है प्रोवाइड किया जाता है बाय रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी। तो आप सिंपली पैराबोला डाल के भी आ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है आईआरसी ने ये बोला कि इससे जो है सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन एंड easy implementation, दैट्स वाई IRC ने स्क्वायर पैराबोला प्रेफर किया। तो आप सिंपल पैराबोला भी डाल के आ सकते हो, ये भी आपका सही होगा।